अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, कराची के लोकल बॉडीज इलेक्शंस के रिजल्ट्स आ गए हैं। तकरीबन 1.5 दिन बाद आए। नॉर्मली कुछ घंटों का ये प्रोसेस होता है और मुझे इस इलेक्शंस के ज़्यादा इसलिए भी पता है कि मैं इसी लोकल बॉडीज इलेक्शंस के नतीजे में मेयर बना था जमशेद टाउन का। तो ज़ाहिर है सबको हैरानी हो रही थी कि इतनी देर क्यों लग रही है। होता यह है कि वोटिंग टाइम ख़त्म हुआ, सपोज़ 6 बजे का या 8 बजे का है। इसके बाद उसी पोलिंग बूथ में हर कैंडिडेट का एक आदमी अंदर बैठेगा और सबकी मौजूदगी में डब्बे खोले जाएंगे और उसमें से वोट निकलेंगे और गिनते जाएंगे और हर कैंडिडेट जो उस इलाके में खड़ा है उसका एक एक आदमी खड़ा होगा अंदर, पोलिंग एजेंट, और उसके सामने वोट गिने जाएंगे। और फिर वोट गिनने के बाद एक फॉर्म होता है, उस पर सब लिखे जाते हैं कि पीपल्स पार्टी को इतने, जमात इस्लामी को इतने, इसको इतने, इसको इतने। और फिर उन सब कैंडिडेट के नुमाइंदे जो होते हैं उनके सिग्नेचर उस फॉर्म पे लिए जाते हैं ताकि बाद में कोई गड़बड़ी ना हो, और फिर रिज़ल्ट अनाउंस कर दिए जाते हैं। यहाँ पे ये कराची में 1.5 दिन लग गया। अब ये लोकल बॉडीज़ इलेक्शन है, हर गली हर मोहल्ले में एक पोलिंग बूथ होता है और पोलिंग बूथ में कुछ हज़ार वोट होते हैं। कितनी देर का प्रोसेस है आप खुद समझ सकते हैं। लेकिन इसमें 1.5 दिन क्यों लग गया? इसलिए कि रिगिंग का एक रिकॉर्ड तोड़ा गया। वैसे तो कराची के इलेक्शन हमेशा रिगिंग वाले होते हैं, लेकिन इस बार तो रिकॉर्ड तोड़ दिया गया। मैं उस रिगिंग में जमात इस्लामी का क्लियर कैंडिडेट नहीं बना मेयर का, उस पर मैं आता हूँ आगे। लेकिन इसकी वजह यह हुई कि इलेक्शन से एक रात पहले की बात है, एक जर्नलिस्ट ने मुझे बताया अंदर की खबर कि कोर कमांडर कराची और डीजी रेंजर्स कराची में ये 2 आर्मी के स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं, क्योंकि बाकी जगहों पे तो कोर कमांडर होता है, लेकिन कराची में इन्होंने रेंजर्स 91 से रखी हुई है। रेंजर्स एक हाजिर सर्विस आर्मी जनरल की अंडर होती है और वो डीजी रेंजर्स, डायरेक्टर जनरल रेंजर्स कहलाता है। जैसे डीजी आईएसआई होता है, डीजी आईएसपीआर होता है, ऐसे डीजी रेंजर्स होता है जो हाजिर सर्विस जनरल के उसमें होता है, और एक कोर कमांडर होता है जो कि होता ही है जनरल। तो डीजी रेंजर्स और कोर कमांडर के अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहती है नॉर्मल हालात में, क्योंकि कराची लूटमार का सबसे बड़ा एरिया है पाकिस्तान में। तो जितनी लूटमार होती है करप्शन की, पानी के टैंकर चलते हैं उसके पैसे की, जितनी लूटमार होती है, भत्ताखोरी होती है मार्केटों से, ये सब बराबर हिस्से किए जाते हैं और अंडरस्टैंडिंग से पूरा सिस्टम चलता है, ईमानदारी से। इस बार ये हुआ कि इस इलेक्शन के लिए दोनों में से एक सपोर्ट कर रहा था जमात इस्लामी को, एक सपोर्ट कर रहा था इमरान खान को, क्योंकि आफ्टर ऑल आपको पता ही है कि आर्मी में और जुडिशरी में इमरान खान का बड़ा कंट्रोल है। इसकी वजह यह है कि जुडिशरी के कई जजेस, मेजॉरिटी जजेस के बेटे, बेटियां, दामाद, बहुएं कहीं ना कहीं पीटीआई में, कोई एमएन है, कोई एमपी है, कोई ऑफिस बेरर है, मौजूद हैं। इसी तरह आर्मी जनरल्स की फैमिलीज भी काफ़ी पीटीआई में हैं और इमरान खान को काफ़ी जनरल्स की बैकिंग हासिल है। जब भी अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ, जब भी अब तक उसके ऊपर ब्लास्फेमी नहीं लगी, वरना ब्लास्फेमी के तो इसने रिकॉर्ड तोड़ दिए, इतने किए हैं, और गद्दारी के भी इसने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इकोनॉमी तबाह कर दी है, इसके ऊपर बेशुमार चीज़ें, लेकिन नहीं हो रहा इसलिए कि इसके वो हैं। तो दोनों में से एक सपोर्ट कर रहा था जमात इस्लामी को, एक कर रहा था पीटीआई को। तो आपने वो कहानी सुनी है ना कि एक रोटी थी, उसके लिए 2 कुत्ते आपस में लड़ रहे थे। एक कुत्ता था डीजी रेंजर्स, एक कुत्ता था कोर कमांडर। तो बांदर आ गया पीपल्स पार्टी और उसने कहा कि मैं तुम दोनों का हिस्सा करवा देता हूँ। उसने आधी की रोटी, दोनों को आगे रख दी, तो एक को थोड़ा बड़ा हिस्सा मिला, एक को छोटा। उसने कहा नहीं, तो गलत है जिसको छोटा मिला। तो बंदर ने बड़े वाले हिस्से में से रोटी तोड़ के खा ली
अब फिर रखी तो अब वो जिसका छोटा था वो बड़ा हो गया। इस तरह झगड़े में बंदर रोटी खाता रहा, पूरी रोटी खा गया। तो पीपल्स पार्टी ने बीच में डंकी मारी, इसलिए कि इलेक्शन का उसूल ये होता है कि बैलेट पेपर होते हैं ना, वो बैलेट पेपर एक दिन पहले पोलिंग स्टेशंस पे पहुंच जाते हैं और पोलिंग स्टेशंस पे एक स्टाफ अनाउंस हो चुका होता है। वो स्टाफ ब्यूरोक्रेसी होती है, जो सिंध गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेसी है, वो स्टाफ होता है इलेक्शन का, जो इलेक्शन कंडक्ट कराता है। या तो स्कूल की टीचर्स होंगी, सरकारी स्कूल की टीचर्स होंगी, या कोई सिविल ऑफिस है, होम में ऑफिस है, या फाइनेंस ऑफिस है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, उससे स्टाफ लेके, तो इस तरह वो स्टाफ के ज़रिए वो इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं। तो पोलिंग स्टेशंस पे एक दिन पहले वोट बैलेट पेपर पहुंच जाते हैं और फिर वो जो पोलिंग स्टाफ होता है उनको वो इलेक्शन की बुक्स दे दी जाती हैं, वोट की, बैलेट पेपर की। उसमें 2 फ्लैप होते हैं, एक लगा हुआ होता है और एक बीच में कटिंग का निशान होता है, और इस तरफ तो जो भी वोटर आता है उसका आईडी कार्ड चेक करके उसको एक साइड पे लिख लिया, जो काउंटर होता है जो अपने पास रखने का, उस पर उसका नाम वगैरह लिख लिया, दूसरे पे उसका कर लिया, उसका अंगूठा या साइन ले ली, उसको काट के वो बैलेट पेपर दे दिया, वो उस पर अपना निशान लगाता है, डब्बे में डाल के आ जाता है। यहाँ ये हुआ कि पिछले इलेक्शन में जैसे पीटीआई को कराची से क्लीन स्वीप कराया था, कोर कमांडर और डीजी रेंजर्स दोनों, उस वक्त तो पूरी आर्मी की एक ही प्लानिंग थी इमरान खान को लाना है। पिछले इलेक्शन में भी यही हुआ, इस बार पीपल्स पार्टी ने ये ड्रामा किया। हुआ ये कि जब बैलेट पेपर एक दिन पहले पोलिंग स्टेशन पे पहुंच गए पोलिंग एजेंटों के पास, तो उन्होंने क्या किया कि वो बुक्स लेके पहुंच गए पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट के ऑफिस, जो उस इलाके में पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट था, या उसने बुलवा लिया इनको, कहाँ भाई आ जाओ। अब वो बुक्स लेकर उधर चला गया, उधर पीपल्स पार्टी के लड़के बैठे थे, उन्होंने अंगूठे लगाए, साइन किए, बैलेट पेपर फाड़ा, पूरी बुकें खाली कर दी। अब एक मिसाल है, एक पोलिंग ऑफिसर है जो, उसको 10 बुकें मिली है, उसने 6 बुकें ऑलरेडी पीपल्स पार्टी को दे दी। पीपल्स पार्टी ने वो सारे, इनका निशान है, इलेक्शन सिंबल है तीर, एरो, तो तीर के ऊपर ठप्पे लगाए, ठक। अब वो फोल्ड करके वोटर की पर्चियां, अब सुबह यह होता था कि वहां पे जो पीपल्स पार्टी का जेन्युइन वोटर है वो जाता, अपना आईडी कार्ड देता, उसको एक वोट देते, वो उस पर अपना ठप्पा मारता और अंदर डब्बे में डालने के लिए जाता ना, तो जेब से 50 थप्पी और निकाल के 50 और डाल देता डब्बे में। तो 1 घंटे में अगर एक मिसाल है कि 200 वोट पड़ते हैं, तो आप डब्बा अगर 1 घंटे बाद खोलेंगे ना, तो वहां 2000 या 15,000 वोट पड़े होंगे। इस तरह रिगिंग होती है। तो ये वीडियो कल 2 दिन से, मतलब इलेक्शन से 1 दिन पहले सर्कुलेट हुई, जरा देखिए। लेके जा रहा है ये बिलाल पे, उतरो उतरो उतरो, अबे उतरो उतरो उतरो, ओए क्या लेके आ रहा है? ये अपना है भाई, इलेक्शन के पेपर है। नहीं इलेक्शन के पेपर है ये इलेक्शन के पेपर है भाई, ये देखे, मेरे अपने भाई, ये इलेक्शन के पेपर है, ये इलेक्शन के पेपर है, हेल्मेट उतारो, इलेक्शन में धांधली कर रहे हो भाई। एक गवर्नमेंट का नुमाइंदा, हेलमेट का नुमाइंदा। इलेक्शन के पेपर कैसे लेके जा रहे हो आप? कल इलेक्शन है, ये कैसे लेके जा रहे हो? ये धांधली कर रहे हो आप लोग। ये अभी 2 बोरे लेके गया, हमारे पास वीडियो है, प्रूफ है भाई, गवर्नमेंट का नुमाइंदा। ये आप देख सकते हैं, हम लोग ये इधर मौजूद हैं और ये ड्राइवर है और ये लोग धांधली कर रहे हैं। पेपर जो है ना रात को, ये देखें, ये आप देखो भाई, अबे ये कहाँ लेके जा रहे हो? उतारो भाई, गवर्नमेंट के नुमाइंदे, कौन सी गवर्नमेंट के नुमाइंदे? चलो आओ मेरी बाइक, आप लेटर दिखाओ, आप लेटर दिखाओ, आपने अभी 2 बोरे दिए। अबे आप बोरे उतार रहे हो यार, आप बाइक पे कहाँ लेके जा रहे हो? कौन है तुम्हारा रिश्तेदार लगता है? वो कौन लेके गया? तुम्हारा रिश्तेदार लगता है वो है? कौन सा बात पे आपने 2 बोरे दिए? मेरी बात सुनो, आप बाइक पे कहाँ लेके जा रहे हो? इलेक्शन कमीशन की गाड़ी है वो। क्या ये गाड़ी लगाओ आप साथ? अभी मेरे पास वो वीडियो भी है, वो वीडियो भी आपने, वो वीडियो आप लेके जाए। किस तरीके से भेज रहे हो यार? किस तरीके से भेज रहे हो आप? भाई कहीं नहीं जा रहे, कहीं नहीं जा रहे। ये हम लोग इलेक्शन
आयशा मंदिर पे मौजूद है और ये देख सकते हैं कि इस तरीके से धांधली हो रही है। बैलेट पेपर ये देखें, बैलेट पेपर ये रहा, और ये जो है लोग जो है बाइकों पे ले लेके जा रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं, आला हुकाम से हमारी गुजारिश है, ये लेके जा रहे हैं, बैलेट पेपर लेके जा रहे हैं, धांधली कर रहे हैं ये लोग। साइड पे अब आप देख रहे हैं कि इस तरह वो पूरे इलेक्शन कमीशन के बोरियों में, इलेक्शन कमीशन के डब्बों के निशान मौजूद हैं, सीलें हैं, वो सीलें तोड़ के ये सारे काम रातों रात पीपल्स पार्टी ने कर दिए। अब सुबह कोर कमांडर, डीजी रेंजर्स कुछ भी कर ले, वोट तो आधे से ज़्यादा रात को ही पड़ गया था, तो पीपल्स पार्टी स्वीप कर गई। अब जब वोट के डब्बे खुले तो एक मिसाल है कि जमात इस्लामी या पीटीआई के कैंडिडेट तो चीख उठे ना कि भाई साहब हम सुबह से यहाँ बैठे हैं, यहाँ तो 200 वोटर नहीं आए, ये 2000 वोट कहाँ से अंदर डब्बे में आ गए। उस पर मामला खराब हुए और 1.5 दिन लगा और अब इलेक्शन के रिजल्ट्स का अनाउंस हुआ है तो पीपल्स पार्टी ने स्वीप कर लिया है। कराची की 246 यूनियन काउंसिल्स हैं, 246 यूनियन काउंसिल्स हैं, उसमें से 93 पीपल्स पार्टी जीती है, 86 जमात इस्लामी जीती है, 40 पीटीआई जीती है, नवाज शरीफ की पार्टी ने 7 जीते हैं, मौलाना फजलुर रहमान की 3 इंडिपेंडेंट और 2 तहरीक लब्बैक पाकिस्तान खादिम गालवी की पार्टी और एक MQM हकीकी। ठीक है, अब कोर कमांडर की टीम को 86 मिले, पीटीआई डीजी रेंजर्स की टीम को 40 मिले और पीपल्स पार्टी ने डायरेक्ट 93। आज तक जो भुट्टो का पीक पीरियड था उसमें भी इसकी आधी सीटें भी नहीं आई। भुट्टो के पीक 1970 में, इससे बड़ा इलेक्शन आज तक पीपल्स पार्टी नहीं जीती। 1970 में कराची की 13 में से 2 सीटें मिली थी नेशनल असेंबली की भुट्टो को, 2। फिर 88 के इलेक्शन में जब बेनजीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बनी थी, फिर 13 में से 2 सीटें मिली थी। 90 के इलेक्शन में 13 में से 1 सीट मिली थी। आज ये 246 सीटों में से 11 कैंडिडेट मर गए थे तो वहाँ इलेक्शन नहीं हुए, तो 235 सीटों पे इलेक्शन हुए, इसमें 93 पीपल्स पार्टी ले जाती है। तो आप ये देखें कि पीपल्स पार्टी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए रिगिंग के, और कराची में इनका एक तो वोट बैंक था नहीं। इसके बाद 15 साल से पीपल्स पार्टी ने जो सुलूक किया है कराची के साथ कि कराची में जो थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर था वो भी तबाह हो गया, एक रोड नहीं बनाई, पानी जो थोड़ा बहुत आता था वो भी नहीं आ रहा, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो मैं कई दिनों से आपको बता रहा हूं, कोई सिक्योरिटी नहीं। ये सारा प्रोविंशियल गवर्नमेंट के मैंडेट्स हैं, पुलिस प्रोविंशियल गवर्नमेंट की है। जैसे भारत में महाराष्ट्र पुलिस होती है, बंगाल पुलिस होती है, गोवा पुलिस होती है, ऐसे सिंध पुलिस है। ये लॉ एंड ऑर्डर का सत्यानाश है स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से, कोई जॉब्स क्रिएट नहीं किए हैं, कुछ भी नहीं दिया कराची को। तो कराची का रहने वाला कोई पागल होगा ना, वो भी पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देगा। जो थोड़ा बहुत वोट था वो भी नहीं होगा जो इन्होंने कराची में डिलीवर किया है पिछले 16-17 सालों से, और इन्होंने 93 सीटें निकाल ली। इस पे ये सायरल एल्मेडिया हैं, सायरल एल्मेडिया, इन्होंने कहा है कि कराची कंटिन्यूइंग इट्स लॉन्ग रिकॉर्ड ऑफ बीइंग द मोस्ट रिग्ड इलेक्शंस इन द कंट्री। और हकीकत है, मैंने आपको ये बोगस वोटिंग की पूरी तरीका बता दिया कि किस तरह ये कर रहे हैं, और इसकी वीडियोस पकड़ी गई। फिर रिजल्ट्स अनाउंस नहीं कर रहे क्योंकि डब्बे खोलेंगे तो कैंडिडेट तो चीख उठेगा ना, क्या हम तो सुबह से यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि सारे कैंडिडेट्स का कम से कम एक आदमी अंदर पोलिंग बूथ में बैठा होता है, उसके सामने वोटर आता है, वोटर की पर्ची निकालता है, और वो अपने पेपर पे लिख भी रहे होते हैं कि कितने वोटर आए। आप ये बताएं
कि एक पोलिंग बूथ में सुबह से 200 वोटर गए हों और वहाँ रिजल्ट में 2000 वोट जब डब्बे से निकलेंगे तो रिगिंग नहीं तो क्या है। कराची का वोटर निकला ही नहीं। कराची में एक तो अल्ताफ हुसैन का वोट है ना, तो अल्ताफ हुसैन ने बाइकआउट किया है, वोटर निकला ही नहीं। कराची में सर्दी लंदन से ज्यादा थी कल। लंदन में +10 चल रहा था, कराची में +6 चल रहा था। कराची वालों को इतनी सर्दी की आदत नहीं है, जैसे मुंबई में कभी सर्दी नहीं पड़ती। मुंबई में अगर +6 पे आ जाए तो पागल हो जाएगी आवाम, ऐसे ही कराची में। तो कौन पागल होगा जो ऐसे बोगस इलेक्शन में वोट डालने जाएगा, ऊपर से अल्ताफ हुसैन की बाइकआउट की कॉल। तो वोटर निकला ही नहीं। ये कह रहे 25% टर्न आउट रहा। अरे 5% नहीं रहा टर्न आउट, 5% वोट नहीं पड़े। ये देखें, अब ये यूसुफ गोट न्यू कराची मंगोपीर टाउन से तहरीक इंसाफ का शाकिर अहमद 8 वोट लेके जीता है खाली, उसको 8 वोट पड़े हैं। और ये रिजल्ट जल्दी आ गया था, ये डब्बा जल्दी खुल गया था, क्योंकि वहां पे पठानों का इलाका है। पीपल्स पार्टी वाले नहीं कर सके रिगिंग। उनके जो पोलिंग ऑफिसर्स थे उनको अपनी जान का खतरा था कि पठान ने तो कत्ल कर देना है, तो उनको उधर वोट नहीं पड़ सका। तो वहां पे, तो जहां पे जेन्युइन वोट पड़ा है वहां पे कोई 8 लोग के वोट लेके जीता है, कोई 12 वोट लेके जीता है, कोई 15 वोट लेके जीता है। अदरवाइज टोटल रिग्ड इलेक्शन। ये इसीलिए कह रहे हैं, पाकिस्तान में अब आवाज उठ रही है कि ईवीएम इलेक्शन कराओ। भारत में ईवीएम इलेक्शन होते हैं, पूरी दुनिया में कोई उन इलेक्शंस के रिजल्ट्स पे उंगली नहीं उठाता। अब ये जो 235 यूनियन काउंसिल के चेयरमैन इलेक्ट हुए हैं, हर यूनियन काउंसिल में कुछ काउंसिलर्स होते हैं और एक चेयरमैन होता है और एक डिप्टी चेयरमैन होता है। तो ये जितने चेयरमैन है ना 235, ये वोट देंगे सिटी मेयर के लिए। तो जिसके पास ज्यादा चेयरमैन है उस पार्टी का मेयर जीतेगा। अब 93 है पीपल्स पार्टी के पास, 86 है जमात इस्लामी, 40 है पीटीआई। अब जमात इस्लामी ने कल पूरे पाकिस्तान में प्रोटेस्ट की कॉल दे दी है और इन्होंने रिजल्ट मानने से इनकार कर दिया कि हम तो प्रोटेस्ट करेंगे। पीटीआई ने भी प्रोटेस्ट की कॉल दे दी है, पीटीआई भी रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रही। अब होगा ये कि अगर सपोज, जाहिर अब जो हो गया सो हो गया, अब इसको कोई चेंज नहीं कर सकेगा। अब किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं कि ये पीपल्स पार्टी के वोट को तोड़ सके कि 93 हैं अब यही रहेंगे। तो अगर सपोज ये भी सिचुएशन रहती है तो आपको मेयर बनाने के लिए 126 वोट चाहिए, नहीं 124 वोट चाहिए, क्योंकि टोटल हाउस है 246 का, तो 124 चाहिए। पीपीपी के पास 93 हैं, नवाज शरीफ के पास 7 हैं, फजलुर रहमान के पास 3 हैं। ये पीडीएम की पार्टियां हैं ना, इस्लामाबाद में ये मिलके हुकूमत कर रहे हैं। तो सपोज ये सब मिलके यहाँ पे मेयर बनाती हैं और पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करती हैं। तो पीपीपी, पीएमएलएन, फजलुर रहमान, 3 इंडिपेंडेंट और लब्बैक को भी आप सपोज इनके साथ मिला लें, एमक्यूएम हकीक को भी सपोज आप इनको मिला लें, तो भी 109 वोट बनते हैं। पीपीपी ने पीटीआई को ऑफर किया कि आप हमारे साथ ज्वाइन हो जाएं। अब जाहिर है लगता तो नहीं ना कि इमरान खान की पीटीआई जरदारी की पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाएगी। पीटीआई और जमात इस्लामी की आइडियोलॉजी मिलती है, तो होना यह है कि जमात इस्लामी और पीटीआई मिल जाती हैं तो 126 हो जाते हैं। आपको ज़रूरत है 124 की। उसमें ज़ाहिर है 86 जमात इस्लामी की हैं, 40 पीटीआई की हैं, तो ये अंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि जमात इस्लामी का मेयर होगा और डेप्यूटी मेयर पीटीआई का होगा और फिर इस हिसाब से काम करेंगे। तो ये नज़र आ रहा है कि मेयर तो जमात इस्लामी का ही बन जाएगा। हाफिज नईम मेयर का इनका कैंडिडेट है। अब जमात इस्लामी के बारे में बता दूं कि ये सिराजुल हक है, अमीर है जमात इस्लामी
पख्तून है KPK से। ये अभी एक प्रोग्राम में बच्चियों के स्कूल में बच्चियां डांस कर रही हैं, और मुझे बच्चियों के डांस करने पे बिल्कुल कोई एतराज़ नहीं करता। डांस इज़ ए पार्ट ऑफ कल्चर, हमारी हिंदुस्तानी कल्चर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, और साफ़ सुथरा डांस है, कोई वाहियात नहीं है। लेकिन मैं जमात इस्लामी की हिपोक्रेसी दिखा रहा हूँ कि जहाँ इनको वोट और मतलब हो ना, तो ये सब भूल जाते हैं। अदरवाइज कराची यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, इधर उधर लड़का लड़की एक क्लास में साथ पढ़ते हैं, अगर कैंटीन में बराबर बराबर में बैठे हैं तो जमीयत के गुंडे आके उनको डंडे मार के अलग कराते हैं। बुरखे की पाबंदी, ये वो, और यहाँ पे ये बैठ के रक्स देख रहे हैं। अजीज़ दोस्तों, जमात इस्लामी की हिपोक्रेसी की इतनी सारी मिसालें मेरे पास मौजूद हैं कि मैं क्या बताऊं। जमात इस्लामी का जब 79 में अफ़गान वार शुरू हुई और जमात इस्लामी डॉलर कमाने लगी, तो जमात इस्लामी का अमीर बना था काजी हुसैन अहमद। काजी हुसैन अहमद पख्तून था, अमेरिका को गालियां देता था और अमेरिका से डॉलर लेके मुजाहिदीन सप्लाई करता था अफ़गान वार के लिए, कश्मीर के लिए, और अमेरिका को गालियां देता था। और उसका बेटा और उसकी बेटी अमेरिका में पढ़ते थे। अभी 2 साल पहले लाहौर से जमात इस्लामी का एक सीनियर नायब अमीर लियाकत बलोच ने ट्वीट की कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बेटे ने कनाडा की टोरंटो यूनिवर्सिटी से PhD कर ली। अब ये एक जमात इस्लामी के हैं। मेरा बेटा डॉक्टर सईद अकबर ने PhD को कर ली, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में PhD कर ली है, जो मेरे लिए और मेरे ख़ानदान के लिए फ़ख्र की बात है। मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली, मेंबर नेशनल असम्बली जमात इस्लामी, और ये जमात इस्लामी जिहाद के लिए गरीब घरों के बच्चों को जमा करके अफ़गानिस्तान, कश्मीर, चेचनिया, सोमालिया, यमन, इराक, हर जगह पूरी दुनिया में जिहाद के लिए लोग भेजती है। गरीब घरों के बच्चों को, अपने बच्चों को अमेरिका में पढ़ाते हैं। यह है जमात इस्लामी की हिपोक्रेसी। अजीज़ दोस्तों, कराची के बिजनेसमैनों का हाल देख लें, उनको ट्रस्ट ही नहीं रहा सरकारों के ऊपर। इतने शर्मिंदगी वाले हालात हैं हमारे कि जब हम इंटरनेशनल कस्टमर के पास जाके बैठते हैं तो वो हमें बोलता है कि किस मुल्क के लिए ऑर्डर लेने आए हो, जहां पे तुम लोग $500 की LC नहीं खोल सकते, तो हम तुम्हें बिलियंस के ऑर्डर कैसे दें। इस टाइम पे ये सिचुएशन हो गई है कि हम अपनी शर्मिंदगी के हमारे कस्टमर को फोन नहीं करते कि हम किस तरह ऑर्डर मांगे कि हमारे पास एक्सेसरीज मंगवाने के लिए हमें अलाउ नहीं है LCs का बैंक्स में। और मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बिहाफ पे जो हमने की है, मैं ईवान बाला तक ये बातें पहुंचाना चाह रहा हूँ और ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे मुल्क का इस टाइम पे बेड़ा गर्क हो गया इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट। हम फॉरेन रेवेन्यू अर्न करने के लिए, मुझे नहीं पता दोबारा कितने साल लगेंगे हमें दोबारा ये अपना ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए कस्टमर के ऊपर कि आप हमें ऑर्डर दें और हम अपनी फैक्ट्रीज चलाएं। अभी तो फैक्ट्रीज हमारी ऑलमोस्ट 50 to 60% बंद है, और आने वाले वक्तों में कोई अच्छे हालात नजर नहीं आ रहे कि शॉर्ट टर्म में हमें कहीं पे ऑर्डर्स मिलेंगे और हम दोबारा उसी पीक पे जाएंगे और उसी पेस पे जाएंगे। जिन लोगों ने यहाँ पे मशीनरी में इन्वेस्टमेंट की, जिन लोगों ने अपनी फैक्ट्री की एक्सपेंशन पे इन्वेस्टमेंट की है, सबके सबका बेड़ा गर्क हो चुका है। इंटरनेशनली जो सूरत हाल है पाकिस्तान की, ये न्यूज कल भी डार साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके अंदर यही उन्होंने बोला कि हम जल्द ही LCs के ऊपर देखेंगे कि हम इसको स्ट्रीमलाइन कर सकें। तो क्या ये न्यूज इंटरनेशनल कस्टमर्स तक नहीं जा रही कि एक ऐसा मुल्क जहां पे रॉ मटेरियल मंगवाने की इजाजत नहीं है और उनको बिलियंस के ऑर्डर्स कौन देगा। ये बिल्कुल अय्या है कि हमारी एक्सपोर्ट गिर रही है, गिरेगी और आने वाले महीनों में फैक्ट्रीज बंद होंगी। दोबारा रिपीट कर रहे हैं, 3 डिमांड्स हैं जो इमीडिएट बेसिस पे हैं। हर एक्सपोर्टर को 35% इंपोर्ट करने की इजाजत दी जाए। हमने ये बात स्टेट बैंक पे सामने रखी और उनको हमने यहां तक भी कहा कि हमारे कस्टमर पे कर देते हैं एक्सेसरीज। पोर्ट के ऊपर जो कंटेनर्स इन्होंने जो है डंप हुए हैं, उस पर डैमरेज और डिटेंशन की मद में अरबों डॉलर बाहर जा रहा है।
हुकूमत पाकिस्तान से हमने गुजारिश की, हमने कोशिश की कि इसाकदार साहब से हमारी मीटिंग हो सके, उनसे मुलाकात हो सके, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है आम आवाम से मिलने के लिए। इस वक्त बैंकों के पास, कमर्शियल बैंकों के पास, स्टेट बैंक किसी हालत में भी इनको डॉलर नहीं दे रहे, और कमर्शियल बैंकों ने हमें साफ तौर पे कह दिया है कि आप कारोबार बंद कर दें, आप हमारे बैंकों से पैसा भी उठाना चाहें आप पैसा उठा लें। ये मैं बिल्कुल वसूख के साथ आपकी ये बात कह रहा हूँ। मेरी कल भी कमर्शियल बैंकों से मीटिंग हुई है और उन्होंने साफ तौर पे हमें कह दिया है कि आप अपना पैसा उठाना चाहें आप अपना पैसा उठा लें, हम आपको डॉलर देने की पोजीशन में नहीं है, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हमें डॉलर नहीं दे रही। सेक्शन 40A के तहत FBR के जो मेम्बरान है, FBR के अरकान हमारे बैंकों में जा रहे हैं और बैंकों में जाके बैंक मैनेजर को बाकायदा धमकियां दे के हमारे अकाउंटों से पैसे ले दिए जा रहे हैं, हमारे अकाउंटों से पैसे ले जा रहे हैं सेक्शन 40A के तहत। इसके बाद जब हम वहाँ पहुँचते हैं कमिश्नर के पास, तो कोशिश तो हमारी ये होती है कि हम अपील में जाके वो पे ऑर्डर एज इट इज रुकवा दें। कुछ पे ऑर्डर हम रुकवाने में कामयाब हुए हैं, 2 पे ऑर्डर हम वापस ले जाने में भी कामयाब हुए हैं। बकाया पे ऑर्डर जो है उन्होंने कैश करा लिए हैं, अब वो अपील में केस चलेंगे और नाजायज तरीके से जो है वो हमसे पैसा लिया जा रहा है। ये वो उन अकाउंटों से पैसा लिया जा रहा है जो कि इम्पोर्टर्स के हैं, और इम्पोर्टर्स एडवांस सेल टैक्स और एडवांस इनकम टैक्स पे करता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। ये पॉलिसी मुशर्रफ साहब के टाइम पे हमने बनवाई थी कि अगर आप ये बोलते हैं कि हम टैक्स नहीं देना चाह रहे, हम टैक्स देना चाह रहे हैं, लेकिन हम FBR और CBR के नुमाइंदों से बचना चाह रहे हैं जहां पे करप्शन है। तो इस वक्त मुल्क जो है वो आपका बैंकक्रप्ट हो चुका है। कोई ये मत सोचे कि बैंकक्रप्ट नहीं है। अगर हमने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को जो नोट के ऊपर जो चीज लिखी हुई है हामिद हाजा मुतालबे पे अदा करेगा, हमने अपना मुतालबा कर दिया कि आप हमें इस अकाउंट पैसे के अगेंस्ट सोना दें, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास सोना नहीं हमें देने के लिए। तो हम आज ये बात कह रहे हैं कि इसके भयानक नतीजे निकलेंगे। आप जाकर दुकानें हमारी बंद कराने की कोशिश करेंगे। आज आप देख लें जिस तरीके से लोग बेरोजगार हो रहे हैं, किस सेक्टर से हो रहे हैं। आपने नई इंडस्ट्री नहीं लगने दी, नया कारोबार आपका रुक गया, इंडस्ट्रीज आपकी बंद हो रही हैं। अगर हमारी दुकानें बंद हो गई तो आप सोचिए कि आपके पास बेरोजगारी का कितना बड़ा सैलाब आएगा। इस वक्त आपका क्राइम का रेशियो जहाँ पे, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार हुकूमत पाकिस्तान है। अब आप खुद बताइए कि इन हालात में इमरान खान हो या मतलब PTI हो, जमात इस्लामी हो, पीपल्स पार्टी हो, ये कोई डिलीवर करने के लिए तो नहीं आए ना। और यहाँ पे आखिरी में मेरे पास बहुत ज़्यादा इसके बारे में डिटेल्स मौजूद हैं, लेकिन अब मैं इसको वाइंड अप करते हुए आखिरी में आपके सामने एक बात रखता हूँ कि 2009 में MQM की मेयर की पोजीशन ख़त्म हुई थी। 2005 से 2009 का जो 4 साल का मैंडेट था, उसमें मैंने भी जमशेद टाउन के मेयर की हैसियत से इलेक्शन जीता था। तो उसमें ये हुआ था कि मैं 2 साल बाद रिज़ाइन करके हट गया था, और उसके 2 साल बाद यानी 4 साल पूरे होने पे MQM के सारे मेयर्स का पीरियड ख़त्म हुआ और इलेक्शन कराने थे। लेकिन 2007 में पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन हुए, बेनज़ीर भुट्टो को मार दिया गया। तो 2008 में अर्ली 2008 में जनरल इलेक्शन हुए, उसमें आसिफ जरदारी प्रेसिडेंट बना, पीपल्स पार्टी का प्राइम मिनिस्टर आया, क्योंकि बेनज़ीर के मरने पे सिंपैथी वोट, जैसे आपके यहाँ राजीव गांधी को मारा था तो फ़ौरन सिंपैथी वोट मिला था ना, वैसे ही सिंपैथी वोट मिला। तो पीपल्स पार्टी जीती थी। तो सिंध में इनकी हुकूमत आई थी, उधर इस्लामाबाद में भी इनकी हुकूमत आई थी 2007 में। तो जब 2009 में लोकल बॉडीज़ का पीरियड ख़त्म हुआ तो इन्होंने नए इलेक्शन नहीं कराए। और इससे पहले 2008 में सिंध में हुकूमत में आते ही सिंध गवर्नमेंट ने, क्योंकि सिंध में इनको मेजॉरिटी होती है अंदरून सिंध के वोट की बुनियाद पे, कि अंदरून सिंध से मेजॉरिटी सीटें आती हैं, तो 2/3 मेजॉरिटी आपको कानून चेंज करने के लिए चाहिए होती है, लेजिस्लेशन के लिए। तो इन्होंने पार्लियामेंट में लोकल बॉडीज़ एक्ट पेश किया था 2008 में, और उसमें मेयर के जितने पावर्स थे ना वो छीन लिए थे। पानी का मसला छीन लिया, ट्रांसपोर्ट का मसला छीन लिया, ये मसला छीन लिया, आपको अब ये राइट नहीं है, आपको ये राइट नहीं है, ये राइट नहीं। मेयर की जितनी पावर्स थी सब खत्म कर दी थी। और 2009 के बाद तो इन्होंने इलेक्शन ही नहीं कराए कि जो भी छोटी मोटी पावर वाला, भी मेयर तो हमारा आना नहीं है क्योंकि कराची से तो हम जीत नहीं सकते, तो इन्होंने वोट ही नहीं कराए। अब ये लोकल बॉडीज एक्ट कानून का हिस्सा है सिंध में। मेयर इज पावरलेस, मेयर कुछ करने जैसा ही नहीं है, सेरेमोनियल एक तरह का हो गया है। तो अब ये चाहे जमात इस्लामी का मेयर आए कि PTI का आए,
पावर तो इनको थोड़ा बहुत माल बनाने का मौका मिलेगा, वो जमात इस्लामी और पीटीआई इसी चक्कर में कि हमें माल बनाने का मौका मिल जाएगा। अदरवाइज आम आदमी के लिए कुछ काम सिंध हुकूमत कर सकती है, सिंध हुकूमत बिल्कुल नहीं करती। कराची के साथ टोटल सोतेले बच्चे जैसा सलूक कर रहा है सिंध गवर्नमेंट और इस्लामाबाद गवर्नमेंट। कोई हाल पूछने वाला नहीं है, तो इससे कुछ होना वाना नहीं है। लेकिन मैंने आपके सामने इलेक्शन की सारी बाबत रख दी है। ये रहा कराची का एक ढकोसला ड्रामा इलेक्शन। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट।